स्फेयर्स, स्फेयर्स कितने तरीके के होंगे? पहला तो होंगे हॉलो, दूसरा होंगे सॉलिड। हॉलो में भी दो तरीके के होंगे, कंडक्टिंग, दूसरा नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में भी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ये क्लासिफिकेशन होगा किसका? स्फेरो का। अटेंडेंस रेडी करो सब लोग। कंडक्टर में चार्ज जो होता है वो अरेंज कर लेते हैं खुद को themselves, और नॉन कंडक्टर में क्या होता है? वी फिक्स द चार्ज। वी फिक्स द चार्ज। है कि नहीं? नॉन कंडक्टर में जहां पे चार्ज रखोगे वहीं पे चार्ज जाएगा, बट कंडक्टर में अपने आप क्या होता है? चार्ज अरेंज कर लेता है, सरफेस बाउंड्री पे आ जाता है, फलना ढिमकाना सब कुछ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है इन सबों का। इन सबों का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिपेंड्स अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिपेंड्स अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सही है? डज नॉट डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? इतनी सी बात कि स्फेयर्स कैसे कितने होते हैं? दो तरीके के, सॉलिड एंड हॉलो। हॉलो में भी कंडक्टर नॉन कंडक्टर होगा, सॉलिड में भी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बट मास पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके मास में कहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलो। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर ऑल 16 होगा ना? कितना होगा? कितना हो जाएगा? सभी का। सभी का मतलब हॉलो का, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो निकालोगे तो कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालोगे, फिर इसको क्या करोगे? उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालोगे, नॉन कंडक्टिंग का भी, फिर सॉलिड का निकालोगे। पहले हॉलो में जाओगे, फिर कंडक्टर नॉन कंडक्टर करोगे, फिर सॉलिड में जाओगे, कंडक्टर नॉन कंडक्टर करोगे। तो बहुत सारा
कहानी बन जाएगा। तो उससे बेहतर क्या है कि हम 3 को एक जगह ले लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तीनों का भाव की वैल्यू एक ही आएगी। किसकी किसकी वैल्यू एक ही आएगी? सॉलिड कंडक्टिंग की। क्यों? क्योंकि सभी चार्ज उसके सरफेस बाउंड्री पे आ जाएंगे। ठीक, सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, उसके भी सरफेस पे ही रहेंगे, अंदर में तो कुछ है नहीं। ठीक, और एक और बचेगा, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, कहानी एक ही है। नहीं चमक रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, पहले कल क्लास में आई थी, लास्ट क्लास में फलक तुम, तो कभी कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, नहीं आई थी तो नहीं समझ में आएगा। जो नहीं आया था उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस दिन पढ़ाया था कि चार्ज कहाँ रिसाइड करते हैं? सरफेस बाउंड्री पे, सरफेस बाउंड्री पे। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग एक ही बात है। नहीं आया समझ में? हाँ, आ गया तो ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हेडिंग बनाओ पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये सब का एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आएगा, क्योंकि सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। समझा? तुम लोग फुल फॉर्म लिख लो, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। हो गया? चलो, ये तुम्हारा जो सामने दिख रहा है वो क्या है? स्फीयर। इस स्फीयर के चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है यार, इतना वायर है यहाँ पे, बट प्लस 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 चार्ज मैंने ले लिया। ठीक है, इसका सेंटर है और रेडियस इसका आर है। सही। अब इसका 3 पॉइंट चूज करते हैं, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। तीनों पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सही है। तो पहला पॉइंट कौन सा चूज किया जाए? अंदर वाला चूज कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो पहला कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। गॉस लॉ लगाइए जरा सा।
फ्रॉम गॉस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर गॉस लॉ लगाते हो तो ये कैसा हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। इसको दोबारा दूसरा कलर में, ये मोटा वाला नीचे वाला है ना, रेड कर देते हैं। हाँ चलो, तो क्या होगा भाई? ये जो तुमने क्या निकाला, एक सरफेस लिया, तो ये भाई साहब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितनी है? बंदर की तरह उछलने लगता है। हाँ, इस पॉइंट पे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कोई बोलेगा नहीं, रुझाना बताओ मेरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अगर इसको गॉसियन सरफेस माना तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कोई नहीं बोलेगा जायना के अलावा। क्यों जीरो क्यों होगा? नहीं पता, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर जीरो ही होता है यार, जीरो ही होगा। पढ़ाई है तो ई इंड्यूस हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो फलना ढिमकाना होता है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो ये हो गया पूरा का पूरा जीरो, और इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। और इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं। इसको अगर ऐसे समझना चाहो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ना R इज लेस देन R लिख दो ऐसे। ये R कौन सा जो आप आगे पीछे करोगे, ये R कौन सा? रेडियस। सही है? इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना? तो E बराबर कितना? ये वही जीरो है जो पीछे वाला बच्चे सब हैं। समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यहां से भी क्या हुआ? थोड़ा सा इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं। नहीं है तो इसका मतलब है कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ चार्ज नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अभी फिलहाल तो वो उल्टा समझो ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड, इफ R इक्वल टू R, मतलब सरफेस बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब्दुल्ला लास्ट बेंच वाले जरा बताओ, सरफेस बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अपनी तरह बोल रहे हो क्या कि मैं जीरो हूं तो वहां भी जीरो ही होगा? फिर जो बोला वो खुद की तरह है। मुझे मन में आया बग दिया, मन में आधा किलो चावल खा के आया, मन में डकार आ रहा, निकाल दिया बस। कितना होगा? अगेन कर लो, क्यू क्यू बाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस बार क्या होगा? चार्ज है, सरफेस बाउंड्री पे तो चार्ज है ना। अगेन गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार चार्ज है, इस बार चार्ज है तो E इंटू डी एस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा वाला आर होगा क्योंकि R बराबर R लिया तुमने। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन बाई आर स्क्वायर। यही आंसर है तुम्हारा। तो क्या बोल रहे थे? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ,
हाँ मैक्सिमम। अच्छा, क्यू इन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो सकता है? क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा, सिग्मा। तो हम E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? और यही तो पता है, जस्ट आउटसाइड द पॉइंट में या जस्ट आउटसाइड इसके यहां पे निकालना हो अगर एकदम से, हाँ, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। सांप की तरह हिस हिस कर रहे हो। ऑल आर द वर्स्ट फेलोज। न पढ़ने से मतलब ना, क्या हो सकता है इसका ग्राफ तीनों का? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी पोटेंशियल बताया नहीं है मैंने, इसीलिए आउटसाइड का पॉइंट के लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इन बाई आर स्क्वायर ही आता है ना। तो वो अब ये चारों पॉइंट के लिए, आप तीनों पॉइंट के लिए पी एम एन मान लो, अगर इस पॉइंट को एक को पी, एक को एम, एक को एन, तो पी एम एन के लिए आपको क्या होना चाहिए ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। ई और आर के बीच का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो, अगर ई और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे हमारे पास आर है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा? किसी को कोई आइडिया है तो बता सकते हो। वहाँ से तो गलत दिख रहा है मुझे। ऐसे से क्या तुम घर का मीनार बना दिया मस्जिद का? हाँ, सबसे पहले इस ग्राफ में एक चीज़ ध्यान दो कि कहाँ से कहाँ तक जीरो है। आर बराबर आर तक जीरो है, तो यहाँ से ग्राफ यहाँ उठेगा, ये जा रहा है जो जीरो है, ठीक। अब फिर अचानक से आर के बाद ग्राफ कुछ ऐसा हो जा रहा है, 1/r², हाइपरबोला हो रहा है ना ऐसा। 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ तक तो जीरो, यहाँ के बाद ऐसा। अटेंडेंस शीट दिखे, जो लेट आया उसका लेट भी लिख दीजिए वहाँ पे, मेरा मत लिखिएगा मैं भी लेट आया हूँ। नहीं नहीं छोड़िए, जाने दीजिए ना। कौन सा पढ़ने में इंटरेस्टेड है? जो नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड वही लेट होगा ना। तनीषा नहीं आई है क्या? जूबिया नहीं है? है तो क्या हुआ? अच्छा, जूबिया दूसरी ही है, दो जूबिया है। तनीषा भी नहीं है, जूबिया भी नहीं है, और आयशा रशीद नहीं है, अक्षरा चौहान नहीं है, आयशा शेख नहीं है, रिफा कभी आती है कभी नहीं आती है, उसका अजीब हाल है। अभी वो क्या बोले, ब्रेक के बाद है ना, हाँ ब्रेक के बाद ये आर्टिफिशियल निकल, फिर इसका साइन अप कर लेगा। हाँ, ये समझ आया? तो एक बॉक्स बना लीजिए, एक छोटा सा याद रखने के लिए, ई इनसाइड, ई सरफेस और ई आउटसाइड पे कितना कितना होता है, ताकि रटा रहे आपको। अयान, अयान कहाँ आया? नहीं आया, नहीं अयान नहीं है, जयान आया है। जयान बहुत अच्छा लड़का है, समझा क्या? पोटेंशियल निकालना है इन सभी पॉइंट पे, सभी की वजह से। है ना? अयुन बता सकते हो क्या पोटेंशियल?
ये सेंटर है, एक पॉइंट P लिया, दूसरा पॉइंट M लिया, तीसरा पॉइंट N लिया। PMN पे आपको निकालना है। याद करो कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह काम करता है। ये तुम ही बोला था, तुम नहीं बोला था, इसलिए मैंने इसको निकालने से पहले तुम्हारा ही नाम लिया था मैंने। ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे और यहां पे दोनों पे पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब अगर V और R का ग्राफ खींचोगे तो सबसे पहला तो यहां तक ऐसे ही जाएगा ना। तो पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट, इफ R इज लेस देन R एट पॉइंट P, R इज लेस देन R, कितना होगा? KQ बाई इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? E इनसाइड जो होता है वो होता है 0, पीछे वाले बच्चों की तरह। इनसाइड क्या होता है? 0। ठीक है, तो V क्या होगा? इसीलिए V क्या होगा? कांस्टेंट। इनसाइड बराबर E इनसाइड 0, तो V क्या होगा? कांस्टेंट। तो आप VP लिखो या VC लिखो, आप ये सेंटर पे जो आपका होगा VP या VC, ये सब क्या होगा? KQ बाई R, KQ बाई R। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा मान के चलते हैं अपन, यूनिफॉर्मली चार्ज। ए हल्ला मत करो। यूनिफॉर्मली चार्ज। और VP या VC, अरे वो बाद ग्राफ बनाएंगे, अभी देखो पहले जस्ट पढ़ लेते हैं पूरा। इसके बाद क्या होगा? M पे कितना होगा? वही होगा। यस। सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट M, दैट इज R बराबर R, ये भी KQ बाई R होगा, ये भी VM, दिस इज ऑल्सो KQ बाई R। और तीसरा, एट पॉइंट क्या? R इज ग्रेटर देन R, मतलब आउटसाइड, ये क्या होगा? ये भी KQ बाई R होगा, ये भी KQ बाई R होगा, बट कौन सा R? VMN। N बराबर KQ बाई छोटा वाला R तो वो है ना जिसको आप आगे पीछे कर रहे हो, ये छोटा वाला R को। जब तक ये R अंदर में था तब तक तो सब जगह एक ही था, तो KQ बाई R बड़ा वाला R के साथ हो जाएगा। लेकिन जैसे बाहर आ गया तो R अब चेंज होना, बदलना स्टार्ट हो गया। ध्यान दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो अगर VNR का ग्राफ अगर आपको बोला जाए ड्रॉ करने के लिए, तो आप तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक KQ बाई R सेम रखोगे, और उसके बाद R बराबर R के बाद ये बदलना स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि ये 1 बाई R है। समझा? छाप जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड FILD फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइटिंग कितनी गंदी होती है मेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग
स्फेयर्स, स्फेयर, सफेयर, कैसा होगा ये? अब्दुल्ला पीछे से आकर बताएगा बोर्ड पे कि कैसे बनाएंगे, कैसे ड्राइव करेंगे। संस्कार तुम ड्राइव करोगे? नहीं, चलो ये तुम्हारा है स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब तो ये साफ है कि जहां पे चार्ज दोगे वहीं पे चार्ज रहेगा। सॉलिड है, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो वही होता है जो बोला अभी मैंने। तो आपने चार्ज को क्या करा, तरबूज के बीज की तरह पूरे तरबूज में डाल दिया, कुछ इस तरीके से। ये हो गया, जहां डाला वहीं है। लेकिन आप ध्यान दो कि जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी। किसने पूछा था एक सवाल मुझसे उस दिन डाउट में, ऑनलाइन मैंने जो सॉल्व किया था उसमें यही कंसेप्ट था एक्चुअली, लेकिन मैंने डंडी मार के निकाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि बताया तो था नहीं तो क्या करता। मतलब डंडी मारा, डायरेक्ट बता दिया था, उसको अंदर नहीं गए इतना। आज आपको अंदर पढ़ना है। अंदर ये पढ़ना है कि आपने कोई पॉइंट चूज किया ऐसे, तो क्या जितना चार्ज पूरे स्फीयर पे था वही चार्ज इस पे है क्या? गधा, तुम पढ़ने आते हो या बात करने आते हो? हैं? अगर बात करने का इतना ही शौक है तो वाई यू आर हियर? कॉल सेंटर में ज्वाइन कर लो नौकरी, बकबक करते रहोगे। हेलो, मैं अनुराधा बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? करते रहना, यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? उल्लू कहीं, अरे पढ़ने आया है, बाप का पैसा खर्च करने करके आया है तो पढ़ थोड़ा सा। नहीं समझ में आता है तो आगे बैठ के समझ। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट को ऐसे ही गोल कर दिया, बैठे पीछे बैठ करके। अरे हम भी पीछे ही बैठते थे लेकिन हम समझते जरूर थे। तुम लोगों को तो नेता वाला भी गुण नहीं नजर आता मेरे अंदर। पीछे बैठने वाला नेता बनता, वो भी गुण नजर नहीं आता। हाँ, तो क्या हुआ, R बराबर R, ये ले सुनो अच्छे से, जरा सुन लो। रेडियस R का स्फीयर है। आपने पढ़ा था कि रो इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई R Q होता है, पढ़ा था ना? हे भगवान, मैंने पढ़ाया है इसको। तो Q इन बराबर, अगर Q इन लेते हैं रो इंटू 4/3 पाई R Q होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था मैंने। कब पढ़ाए थे? वीडियो तो कम से कम देख लिया करती, अगर छोड़ दी क्लास तो। नहीं है तो देख लेना, अभी अपलोड हो रहा है उसमें देख लेना, समझा? हाँ ठीक है, यहां तक तो तुम पहुंच गए। अब यहां के बाद क्या करें अपन? क्यों इन अपना निकल गया है। अब छोटा वाला स्फीयर के लिए मुझे बात करनी है ना, क्योंकि एट पॉइंट इनसाइड द सरफेस स्फीयर लेना है। R इज लेस देन R के लिए लेना है। पहला कौन सा है? R इज लेस देन R, मतलब इनसाइड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम से आना चाहिए। जेई वाला तो खासकर एकदम से पढ़ो, जेई वालों को तो एकदम से आना ही आना इस तरह के सवाल। तुम लोग जेई वाले थोड़े ना ओ मत करो। चलो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू
क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब छोटा वाला जो r बराबर r है या r लेस देन r है, उसके लिए तुमको क्या होना चाहिए? r इज लेस देन r लिखा ना, हाँ, तो ये जो r है इसके लिए क्यू इन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहला तो लिखो E इंटू 4πr² सरफेस एरिया इंटू क्यू इन बाई 4 क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन जो होगा वो होगा रो 4/3 पाई आर क्यू, छोटा वाला आर क्यू। सही लिखा ना, छोटा वाले के लिए कर रहे हैं, लेकिन रो की वैल्यू वही होगी, ध्यान रखिए, पूरा स्क्वायर के लिए डेंसिटी होता है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू रो की जगह वैल्यू डालो, रो की जगह क्या डालोगे? क्यू इन, चलो बाद में डालेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं। रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस 3 से पूरा 2 वाला कटा, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। और यही फार्मूला अगर तुमने वहां लगा दिया तो जो तुम्हारा डाउट था तो उसमें बन जाता सवाल। किसने पूछा था वो सवाल? किसी ने पूछा था ना, सिरिल किसने पूछा था? तुम्हारे क्वेश्चन था ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था अंदर बाहर करके। हाँ वही है, इसी फार्मूले से बनेगा। समझ में आया? इसका अगर रो को बदल दें तो क्या आंसर बनेगा? अगर रो को क्यू इन बाई कर दें तो क्या बनेगा? अगर ऑल्सो लिख लो, E इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, यही ना, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट ऊपर में आर। तो 3 से 3 गया, और कुछ होगा क्या? नहीं ना, के क्यू बाई आर क्यू आ रहा है क्या? आएगा, के क्यू बाई आर क्यू आ रहा है क्या? ठीक, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिख दिया उसको, और क्यू की जगह क्यू रह गया, आर की जगह आर रह गया, और आर क्यू, ये आएगा आंसर। नीचे करो कि ऊपर करो? ऊपर कर दूं तो बोलो नीचे करिए सर, बोलते ऊपर करिए, वाह लड़की। चलो छापो जल्दी से, जल्दी छापो। द सरफेस point 2 on the surface, बताइए तो, r बराबर r लिखा हुआ है तो कितना होगा? r बराबर r के लिए क्या होगा? एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर, बस आंसर। आउटसाइड के लिए क्या करोगे? थर्ड पॉइंट, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मतलब r इज ग्रेटर देन r, कितना होगा?
ये क्या होगा, सिंपल है, वही चीज़ है, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर छोटा वाला आर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन बाई आर स्क्वायर, या क्यू बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दो, बस आर का वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो आप ग्राफ कैसा बन रहा है ज़रा ध्यान दो। तो अगर ई और आर के बीच का ग्राफ डिसाइड करने की कोशिश करें, ए पॉइंट आर बराबर आर है, तो आपको ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, तो पहला वाला जो ग्राफ है वो एकदम से बढ़ रहा है, बट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है आर के साथ। देखो के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू नहीं है, के क्यू आर देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिनियरली बढ़ रहा है ये आर के हिसाब से। पहला तो आर बराबर आर तक तो ये यहाँ ऐसे जाएगा एकदम सीधा सीधी, उसके बाद 1/r स्क्वायर हो जा रहा है, देखो उसके बाद 1/r स्क्वायर हो जा रहा है। ये बराबर ग्राफ बनना है ई और आर के बीच, समझा क्या। छाप जल्दी से लिखो, कोई बात नहीं। हाँ, इसको हटाओ, पहले हटाओ, जब है ही नहीं तो हटाओ इसको। ये आता क्यों है, अरे ये क्या हो गया। हाँ, क्या था, पोटेंशियल, पूरा लिखना पड़ेगा ना फिर से, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपको निकालना है। तो आपके पास स्फीयर है, मतलब स्फीयर, इसमें तुमने चार्ज 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 भी पॉजिटिव रहने के लिए डाला है। इसका सेंटर पे ये सेंटर सी है, एक पॉइंट मैं लेता हूँ ए और एक पॉइंट लेता हूँ बी, और इस बी से एक ऐसा, और इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं आर, सही है। तो आपके पास एक फार्मूला है v इनिशियल माइनस v फाइनल बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये पढ़ा है आपने, बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप वी ए माइनस वी बी अगर करोगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन के क्यू आर बाई आर क्यू इंटू डी आर, और यहाँ आर से स्टार्ट होके आर तक, समझ आया, ये बता चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ कि कितना वैल्यू आ रहा है। वी ए बराबर, वी ए मतलब वी आर, वी ए मतलब वी आर आर पे, और वी बी मतलब कुछ नहीं के क्यू बाई आर, वी भी क्या होगा के क्यू बाई आर होगा। सरफेस बाउंड्री पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, है ना। तो क्या लिखोगे, वी ए वी आर लिख दो इसको, माइनस के क्यू बाई आर लिख दो। हल्ला कम करोगे तो बहुत खुश रहोगे। इक्वल टू कौन सा इंटीग्रेशन होने जा रहा है, के क्यू बाई आर क्यू, तो भाई बाहर निकल रहा है ना, के क्यू बाई आर क्यू, आर क्यू तो बाहर निकल रहा है, आर है तो 2 नीचे, आर स्क्वायर डी आर है ना, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आर क्यू माइनस आर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना, सही है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करोगे वी आर बराबर क्या लिखोगे, इनसाइड किसी पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दी इस पॉइंट पे, समझा क्या। तो वी आर बराबर कितना हो जाएगा, अब कैलकुलेट करते रहो तुम लोग, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। ये जब कैलकुलेट करोगे ना, इधर लाओगे, फिर कैलकुलेट करोगे तो फलना ढिमकाना करोगे, तो जब फलना ढिमकाना करोगे तो आएगा तुम्हारा के क्यू टू आर क्यू, के क्यू टू आर क्यू अंडर रूट
3r² माइनस r², 3r² माइनस r², दिस इज योर आंसर। ये कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन यही आएगा, करके देख लो, आ जाता है। हम किए रफ में, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। अब इस फार्मूले से आप एक चीज और पता कर सकते हो कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो रहा है स्फीयर के। r बराबर 0 कर दो। नहीं, अगर सेंटर पे कोई पूछ दे, अगर कोई सेंटर पे पूछ दे तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो अगर पूछ दे एट सी, एट पॉइंट सी r इक्वल टू 0, तो वी आर बराबर वी सी क्या हो जाएगा? के क्यू 2r³ 3r² माइनस 0, तो r² से c कट गया, तो वी सी इक्वल टू बचेगा तुम्हारा, वी सी बचेगा 3kq/2r पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ब्रेक का टाइम कितने बजे रहता है? 9 बजे। हेलो, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है क्या? ब्रेक व्रेक की क्या ज़रूरत है? ब्रेक मत लो, 5 मिनट देंगे, 5 मिनट ब्रेक देंगे। 20 मिनट लेट से आए हैं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। चलो, एट पॉइंट बी पे कितना होगा? एट पॉइंट बी पे कितना होगा? निकालो। एट पॉइंट बी पे कितना होगा? आर बराबर आर कर दो, है ना? चलो जी, नेक्स्ट दूसरा एट बी, मतलब r बराबर r, तो इस फार्मूले में आ जाओ। b इक्वल टू के क्यू 2r³ 3r² माइनस r², तो के क्यू 2r में से 3r में आ गया तो कितना? देखो 2r² डिवाइडेड बाई 2r क्यू, है ना? सही है ना? r² से ये गया, 2 से 2 गया, तो के क्यू बाई वही तो आ गया, वही आ गया। सही है। नेक्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड हो तो क्या यार, अब क्या है? आउटसाइड में तो वही होगा। आउटसाइड कितना? तीसरा आउटसाइड, आउटसाइड का तो कोई टेंशन ही नहीं है। r इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन r, तो पूरा का पूरा चार्ज क्यू है तुम्हारे पास, तो के क्यू बाई आर हो गया। बाहर का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो v आउटसाइड जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? के क्यू बाई छोटा वाला r। सिर्फ दिक्कत कहाँ है? अंदर वाले में, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है। आउटसाइड के लिए तो वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसके पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा? हम ब्रेक देंगे, रुको ना, अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद देंगे। पहले ग्राफ तो पढ़ा दें, आधा ग्राफ छोड़ के चले जाएंगे, आप कंप्लीट करके जाएंगे ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा सोच के बताओ थोड़ा सा सब लोग। केवरी, ग्राफ कैसे बनेगा? सर ऐसे गई, ऐसे आई, तो ऐसे बन गई,
ऐसे बनेगा। बच्चों का जो फिसलन होता ना, ऐसे वाला कर्व वाला। चलो देखते हैं कैसे होता है। R बराबर R, कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि ये वाला भाई साहब जो है ना, ये तो KQ/R है यहां से इस पॉइंट पे, लेकिन ये वाला पॉइंट कौन सा है? 3KQ/2R ना, 3KQ/2R। ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा है, ध्यान रखो खाली, बस और कुछ नहीं। उल्टा पैराबोला फिर सीधा पैराबोला, हाइपरबोला उल्टा फिर सीधा, ऐसा। इस तरीके से सही है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? समझ में आया? मॉडल पूरा बना लियो तुम लोग? कंप्लीट डाउट? सारे डाउट भेज दीजिए, जिनको भी डाउट है भेज दीजिए। हाँ, ग्रुप में, सर का ग्रुप है ना, तो मेरा नंबर नहीं है तुम लोग के पास, जमाना हो गया नंबर दिए हुए बोर्ड पे। पढ़ने से मतलब रहेगा, पढ़ने से मतलब रहेगा तो रहेगा ना, पढ़ने से मतलब रहेगा तब तो सर का नंबर लोगे, पढ़ने से मतलब ही नहीं तो क्या लोगे। डाउट जिसको भी है डाउट मेरे को भेज दोगे, शाम को 9 से 9:15 के बीच में मैं ऑनलाइन आऊँगा यूट्यूब पे, आप लोग को समझा दूँगा।